का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ। आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। 1813 चार्टर एक दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आंग्लविद विवाद निषेध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। ये यूपीएससी आईएएस 2018 प्री में। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या अब देख। 1813 से पहले ईसाई मिशनरी आधिकारिक तौर पर कुछ बुनियादी शिक्षा लाई थी, लेकिन 1813 के चार्टर एक अधिनियम के माध्यम से भारतीय इतिहास में शिक्षा की एक राज्य प्रणाली आधिकारिक तौर पर पेश की गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए 1 लाख रुपए का आधिकारिक धन आवंटित किया गया। 1823 ईस्वी में सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति नियुक्ति की जिसकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी थी। उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिनमें लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे। इनमें 2 दल थे, एक प्राच्य विद्या समर्थक था जिसके नेता एच.टी. प्रिंसेप थे। ये लोग प्राच्य विद्या को प्रोत्साहित देने की नीति के समर्थक थे। दूसरी ओर था आंग्ल दल जो अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। अंत में दोनों दलों ने अपना विवाद गवर्नर जनरल समूह रखा। अंत में 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करे। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैकाले है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत यानी अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले था। बैंटिंग ने अपनी कानूनी सदस्य मैकाले को शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने अपने विचारों को एक विशेष विवरण में प्रस्तुत किया। उसने भारतीय शिक्षा और ज्ञान को बहुत हीन बताया, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन किया। बैंटिंग की सरकार ने 7 मार्च 1935 को मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा को भारत की शिक्षा प्रणाली का आधार स्वीकार कर लिया। मैकाले का यह विश्वास था कि सरकार अपने सीमित साधनों से कुछ मात्रा में ही भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकती थी और वे शिक्षित भारतीय अन्य भारतीयों की शिक्षा अथवा भारतीय भाषाओं की शिक्षा और ज्ञान की देखभाल कर सकते हैं। इसी को निष्पादन कहते हैं। मैकाले का कथन था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। प्रश्न नंबर 3, भारत के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैकाले। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1835 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, लॉर्ड मैकाले संबंधित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से प्रश्न नंबर 5 का है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के मिनट से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के संस्मरण पत्र से पड़ी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भूदेव मुखर्जी। हिंदी को भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए यह सुझाव सर्वप्रथम प्रसिद्ध बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने दिया। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से पूरे भारत में मदद मिलेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन देने में। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू होने से अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा देने में मदद मिली। राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति, राष्ट्रवाद का जन्म तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ के लिए प्राय पश्चिमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था यदि सरकार की यह नीति है कि देश को अंधकार में रखा जाए तो संस्कृत विद्या पद्धति से अति उत्तम लाभ होगा। सरकार ने अंग्रेजी एवं प्राच्य भाषा दोनों के प्रसार पर बल दिया। अतः 1870 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज के बनाने के लिए अनुदान दिया गया जिसमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी।
और पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाई जाती थी। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के उपयोग, महत्व और दावे के विषय में कहा, जो कोई यह भाषा जानता है उसका उस महान बौद्धिक ज्ञान जिसे संसार के सबसे बुद्धिमान प्राणियों ने उत्पन्न किया है और गत 40 पीढ़ियों से हस्तांतरित किया जा रहा है, उसको सुगमता से उपलब्ध कराने की पहल से ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर 9, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। प्रश्न नंबर 12, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? सही उत्तर ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रश्न नंबर 13, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 14, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। प्रश्न नंबर 16, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आरंभ किया, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे। यही पौधा आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वृक्ष के रूप में सामने आया है। प्रश्न नंबर 17, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए सर सैयद अहमद खान। सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान थियोडोर बेक के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो गए और कांग्रेस से सहयोग करते हुए उन्होंने कांग्रेस के विरोध में प्रतिक्रियावादी संगठन की भी स्थापना की। उनके प्रभाव के अंतर्गत सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन ने भी कांग्रेस से असहयोग किया। 1887 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। प्रश्न नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला वुड का एजुकेशन डिस्पैच, दूसरा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, तीसरा डिस्चार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, चौथा इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2, 1, 4 यानी सबसे पहला आया था मैकाले का मिनट एजुकेशन, फिर इसके बाद आया था वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर आपका आया था इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन, सबसे लास्ट में डिस्चार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि का पर विचार व्यक्त किया गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल दिया। हुए घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। इस आयोग में 8 सदस्य शामिल थे। आयोग के सुझाव निम्न थे। हाई स्कूल स्तर पर व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा दिए जाने का पर बल। दूसरी, ऐसी साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों का स्वागत हो। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सार्जेंट शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने एवं कक्षा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर विचार कीजिए। सही इनका कालानुक्रम है। इसका हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। सही उत्तर ऑप्शन है 1, 3, 4 यानी सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता, फिर आए एडम की रिपोर्ट,
फिर आया वोट का डिस्पैच, लास्ट में आएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के संयुक्त प्रयासों से हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। बंगाल में शिक्षा की स्थिति पर 3 प्रतिवेदन एडम ने, जो एक मिशनरी थे, विलियम बेंटिक के समय में तैयार किए। वोट डिस्पैच 1854 ईस्वी में तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? पहला सती प्रथा का निषेध, दूसरा एजुकेशन रिजोल्यूशन, तीसरा प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1, 3, 2, यानी सबसे पहले सती प्रथा का निषेध, फिर प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम, दूसरा एजुकेशन रिजोल्यूशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया तथा एजुकेशन रिजोल्यूशन पॉलिसी 21 फरवरी 1913 में स्वीकार किया गया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रवादियों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अपनाया। प्रश्न नंबर 21, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1854 में सर चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड, जो अर्ल ऑफ एवरडीन की मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, अंग्रेजी इतिहास में पाम्स्टन युग की सच्ची उपज थे। वह अंग्रेज जाति और उसकी समस्याओं की प्रवरता में पूर्ण विश्वास रखते थे। वास्तव में उन्होंने भारतीय शिक्षा में समर्थकों से अधिक उत्तम दृष्टि का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना बनाई, जिससे अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। वुड के घोषणा पत्र ने एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 22 से अगला वीडियो में मिलेगा। पहली बार आप स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों।